हेलो, कैसे हैं आप लोग? देखिए, अभी आपके प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे या फिर खत्म होने वाले हैं या फिर आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं और अब एक ऐसे ही टाइम पीरियड में कॉम्पिटिशन भी होने वाले हैं। जैसे आपका जो जेईई का एग्ज़ाम है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो आपके जनवरी के लास्ट में है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में बच्चों की ये है कि सर बैलेंस कैसे करना है? हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? शुड वी गो टू द बोर्ड्स ओनली या फिर हमें कॉम्पिटिशन ध्यान रखना चाहिए, बोर्ड्स इग्नोर कर दें? ये क्या-क्या चीज़ें होंगी? तो मैं दोनों ही पॉइंट को बताने की कोशिश करूँगा। काफ़ी दुविधा में रहते हैं बच्चे कि सर अभी कोर्स करें, ना करें या फिर पहले काम करते हैं, पहला अटेम्प्ट मिस कर देते हैं। आज सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। प्राइमरीली ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12th में हैं, क्योंकि जो क्लास 12th में है, उन बच्चों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। 11th क्लास में उनके लिए ज़रूरत नहीं है और जो ड्रॉपर है, उनके लिए बोर्ड से प्री बोर्ड्स है ही नहीं। तो उनको सिर्फ एक ही टारगेट है भाई, लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, कॉम्पिटिशन तैयारी करो। तो ये जो ये वीडियो है, ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। प्रॉब्लम समझ लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे अगर हमारे पास ये हैं, दीज़ आर द स्टूडेंट्स और जो यहाँ पर हम बात करें कॉलेजेस हैं। पहले तो माइंड में ये होता है कि सीट बहुत कम है। नहीं, सीट बहुत कम नहीं है, सीट बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ सीट बच जाती है उनकी। प्रॉब्लम कहाँ पर है कि बहुत सारे बच्चे, जो अच्छे बच्चे काउंट होते हैं, जो एस्पिरेशन रखते हैं, जो सोचते हैं कि मेरा करियर अच्छा हो या अच्छा कॉलेज जाना चाहता हूँ, वो इतने सारे बच्चे हैं। बट जो अच्छे कॉलेजेस हैं या अच्छी सीट्स की बात करें, वो काफ़ी कम है। तो अगर हम बात करें, सप्लाई तो बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। कुछ ये वाले बच्चे होते हैं जिनको लगता है कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, अपने को डिग्री से मतलब है या नहीं भी वो चलेगा। तो उनके लिए बहुत ऑप्शन है, उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, उनको तो बोर्ड्स भी क्लियर हो जाए, सीट तो मिल ही जाएगी। तो प्रॉब्लम कहाँ पर, अगर आप इस कैटेगरी में फ्लो कॉल करते हैं, अगर आप जो रेड कैल लाइन में कहीं भी आते हैं और आपका टारगेट ये है कि अच्छा कॉलेज चाहिए मुझे और कॉलेज तो कम है, तो यही प्रॉब्लम है, ठीक है? अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आपके सामने 2 चीज़ें हैं, एक तो है बोर्ड्स एग्ज़ामिनेशन और एक है जेईई का एग्ज़ामिनेशन। जेईई की बात कर लीजिए या फिर नीट की बात कर लीजिए, जेईई पेपर 2, पेपर 3 जो एग्ज़ाम चाहें आप, उसको आप लेके चल सकते हैं क्योंकि सब लोग सेम ही लाइन में हैं। देखिए, बोर्ड्स की जो एग्ज़ाम की तैयारी होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है, सब्जेक्ट फोकस असेसमेंट होता है, उसके अंदर आपके क्या रहेंगे 5 4 5 5-6 एग्ज़ाम होते हैं, इंग्लिश भी रहेगा, कई सारी चीज़ें और भी रहती हैं, जो अपने इसमें काम नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन सोशल स्कूल ग्रेड एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। आपके नंबर अच्छे आने ज़रूरी हैं, ठीक है? इसमें क्या है, आपकी थॉरोली तैयारी करनी पड़ती है। अगर हम बात करते हैं जेईई की या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा, इट्स अ कॉम एग्ज़ाम जो है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। मोर फोकस रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी। अगर आप नीट तैयारी कर रहे हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्किटेक्चर की, तो उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं होता, मैथमेटिक्स रहता है। बट एट द सेम टाइम कुछ नए सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं। ठीक है? देखो, ये जो वीडियो है, इस ओवरऑल मैंने जनरल व्यू बना रहा हूँ व्यूज़ के लिए, लेकिन अभी बीच-बीच में आपको मैं अपना जो आर्टिकल है उसको भी डिस्कस करता रहूँगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप बात करें आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पर सिर्फ मैथमेटिक्स ऐसा है जो उसमें कोइंसाइड कर रहा है। आपको ड्राइंग सीखनी पड़ेगी जो आपके बोर्ड्स में नहीं है। उसके साथ-साथ आपका एप्टीट्यूड भी देखना पड़ेगा, वो भी नहीं है। तो कहीं न कहीं आपको इसमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो ओवरलैपिंग टाइमलाइन्स हैं एंड नीड टू परफॉर्म वेल इन बोथ ऑप्शंस। कॉलेज में अच्छा करोगे, स्कूल में अच्छा करोगे तो आपके बोर्ड्स में नंबर अच्छे आएँगे। लेकिन उसका बेनिफिट क्या हुआ? अगर आपके बोर्ड्स में नंबर बहुत अच्छे आ गए पर कॉम्पिटिशन फेल हो जाते हो, कॉलेज अच्छा मिला ही नहीं, तो आपकी तो जर्नी यहाँ तक खत्म हो गई ना। आगे कैसे जाओगे? स्कूल के बाद कौन से कॉलेज में जाने वाले हो, कौन-सा अपना फील्ड है उसको परस्यू करने वाले हो, काफ़ी हद तक डिपेंड होता है आपके किन एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है बैलेंस, राइट? आगे चलते हैं। अगर हम बात करें टाइमलाइन की, तो देखो यही है कि जेईई का जो मेंस है फर्स्ट अटेम्प्ट कब होने वाला है? लास्ट वीक ऑफ जनवरी में है। आप समझते हैं 20 से लेके 30 तक है, 30-31 जो भी है, 30 तक है। सेकंड अटेम्प्ट कब होता है इसका? अप्रैल में होता है। अभी क्या चल रहा है, प्री बोर्ड्स या तो एंड ऑफ दिसंबर में स्टार्ट हो जाएँगे या फिर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके एग्ज़ाम हो भी रहे होंगे या होने वाले होंगे। और बोर्ड्स के एग्ज़ाम कब होते हैं? मार्च में। एग्ज़ैक्ट डेट सबकी अलग-अलग रहती है स्टेट्स की, लेकिन आप समझ लीजिए कि मार्च में आपके एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड्स के। प्रॉब्लम कहाँ पर है कि मार्च में जो टाइम पीरियड है उसके अंदर बोर्ड्स भी हैं, उससे पहले का टाइम पीरियड प्री बोर्ड्स भी है, उसके बाद आपको कॉम्पिटिशन भी है। अब इतने टाइम पीरियड में मतलब आप सोच के देखिए, दिसंबर से लेके आपके अप्रैल मई तक आपकी इतने सारे एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। प्री बोर्ड्स में पास होना ज़रूरी है, बोर्ड्स में पास होना ज़रूरी है, अच्छे नंबर स्कोर करना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आपका कॉम्पिटिशन से भी आउट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि सर जो एक बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो उनके लिए बेनिफिट है जो ड्रॉपर हैं। देखो ऐसा नहीं है, ड्रॉपर्स जो होते हैं बच्चे जिन लोगों ने लास्ट ईयर बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिए थे, अब वो एक साल ड्रॉप कर रहे हैं कि वो अपना कॉम्पिटिशन में अच्छी तैयारी नहीं कर पाए। तो देखो ये ऑप्शन हमेशा लास्ट में होना चाहिए। आई विल नॉट सजेस्ट यू कि अभी आप सोचो कि अगर आपके अभी आप जनवरी में सोच रहे हैं कि मैं तो ड्रॉपर अगले साल ड्रॉप करूँगा, इस साल मतलब एग्ज़ाम देने के बाद फिर परफ़ॉर्म करूँगा। ये स्ट्रैटेजी बहुत खराब होती है। आपको जो गिव वाला होता है ना एटीट्यूड, तो आपको यहाँ लेकर नहीं जाएगा। ड्रॉपर्स होते हैं, उनके पास ये बेनिफिट मिलता है, उन्हें बोर्ड्स एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स और भी होती हैं। हाउ टू कीप मोटिवेटेड, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि इस बार एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 1 साल ऑलरेडी खराब कर चुके हैं, तो उनकी प्रॉब्लम बाकी यहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये मत सोचो कि उनके लिए बेनिफिट है।
हाँ, ये चीज़ है कि उनकी प्रॉब्लम आपसे अलग है, आपकी जो प्रॉब्लम है 12th में है, आपकी प्रॉब्लम कुछ और है। आपके लिए मुझसे पूछेंगे दोनों से कौन-सा बेटर है, शायद आपके पास ज़्यादा अच्छी एज मिली हुई है। एक होता है ना, एक जब आपको डर नहीं लगता तो परफ़ॉर्म अच्छा करते हो। अगर कोई वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है, तो वहाँ पर इतना प्रेशर रहता है, तो लो स्कोरिंग मैचेज़ होते हैं वहाँ पर। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें प्लेयर कितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन उन्हें पता है कि यहाँ पर स्टेज पे क्या लगा हुआ है। ऐसा ही है, उन्हें पता है कि ये लास्ट मैच है वर्ल्ड कप का, अगर इसमें करे तो बाहर हो जाओगे। लेकिन अब देखेंगे जब उसके अंदर क्वालीफाइंग मैचेज़ होते हैं, बहुत सारे मैचेज़ होते हैं, उसमें स्कोर अच्छे बनते हैं। तो यही आपसे बात कहना चाहता हूँ। ड्रॉपर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, प्लीज़ डोंट कंपेयर, उनकी प्रॉब्लम अलग है और शायद आपसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनके पास। अब हम देखते हैं आगे कि देखो एक चीज़ और है, अब हमें करना क्या चाहिए ऐसी कंडीशन में? मेरे हिसाब से इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आप भी कुछ और हो सकते हैं। मैं आपको सिर्फ़ गाइड करने की कोशिश करता हूँ, बाकी डिसीज़न आपका होता है। ठीक है? आपको जो सही लगे वो काम करो, आपको लगता है कि सर ये तो उस तरीका सही नहीं है, आई रियली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन कि ठीक है, आप जो अच्छा काम करें अल्टीमेटली आपका जो रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है? आप मेरे तरीके से करें, किसी और से करें। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल सजेस्ट यू टू गो टू द बैलेंस अप्रोच। अब हम बात करेंगे उसको कैसे करना है, क्यों? देखो बोर्ड्स के अंदर आपको पता है 70% एलिजिबिलिटी है। अगर आप बीटेक की तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की, आर्किटेक्चर ने 50% कर दी है, यस, तो उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन है। लेकिन आप सोच के देखो, आपने पूरे 2 साल 11th और 12th कॉम्पिटिशन तैयारी करी, बट यहाँ पर आप फेल हो गए, 70% नंबर आपके आए नहीं, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? होता है ना, आप पहली जो एलिजिबिलिटी में ही उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेक श्योर कि ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है और इसको हल्के मत लेना। कई बार ऐसा होता है कि आपकी तबीयत खराब हो गई या कुछ और रहा, आपने इतना अच्छा नहीं लिख पाए, उड़ जाओगे आप एग्ज़ाम में। तो 70% मार्क्स लाना इतना आसान चीज़ें नहीं है, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम तैयारी करना ज़रूरी है क्योंकि कॉलेज तो अभी मिलेगा। अब यहाँ पर आप ले आइए 95% नंबर बोर्ड्स में, तो फिर अच्छे कॉलेज नहीं मिलेगा, फ़ायदा क्या हुआ? तो हमें कहीं न कहीं बैलेंस है, ये स्थापित करने की ज़रूरत है। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि सर कुछ पहले काम कर लेते हैं, बोर्ड्स की तैयारी कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग सोचेंगे आगे। तो मेरे हिसाब से ओनली ऑप्शन इज़ नॉट सजेस्टेड हियर। ये कभी नहीं होना चाहिए कि पहले ये कर लेता हूँ या फिर एक काम करता हूँ, छोड़ता हूँ, इसको करता हूँ, नहीं। दोनों की तैयारी करनी है। हाँ, प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए कि मेरी जो तैयारी होगी 60% बोर्ड्स की तरफ होगी, 40% मेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ से होगी। इग्नोर करना कुछ सॉल्यूशन नहीं है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों? देखो मेन चीज़ है क्योंकि आप इग्नोर क्या करोगे? आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम तो चल रहे हैं, तब तो इग्नोर करोगे ना आप। मतलब जो पहला जो अटेम्प्ट होने वाला है उसको इग्नोर करेंगे आप, ठीक है। देखो कुछ बच्चों माइंड में ये भी होता है कि सर पहला अटेम्प्ट तो सिर्फ़ एक्सपीरियंस के लिए है। यार एक्सपीरियंस के लिए तो क्यों 1500 या 2000 रुपए जो ही फॉर्म लगता है क्यों खर्च कर रहे हो? भाई पेपर तो मिल ही जाता है, उसको आप टाइमर लगा ली 3 घंटे, कर लो, सॉल्व कर लो, ये भी हो सकता है। नहीं, ये एक्सपीरियंस के लिए तो होता ही है ऑफ कोर्स, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये प्रॉपर अटेम्प्ट है। यहाँ पर क्या होता है, कॉम्पिटिशन आपका काफ़ी कम होता है। मतलब इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखो मेरे पास जो बच्चे आते हैं, जो तैयारी करते हैं जेईई की, 80 टू 90% जो बच्चे होते हैं, उनका जो स्कोर है फाइनलाइज़ पहला अटेम्प्ट का ही हो जाता है। मतलब वो दोनों अटेम्प्ट देते हैं, लेकिन अच्छा स्कोर जो रहता है, वो पहला ही अटेम्प्ट का रहता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? एक तो ये है कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो खुद दुविधा में हैं, सर बोर्ड्स की तैयारी करें, क्या करें? तो यहाँ पर आपका जो कॉम्पिटिशन है काफ़ी कम है। ऐसा मान लीजिए ये इंडिया की टीम है, अब एक तरफ की टीम है ऑस्ट्रेलिया और एक तरह की टीम मान लेते हैं बरमूडा। आई एम नॉट श्योर कि ये टीम शायद इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है चलो। मतलब बरमूडा जो टीम है वो कमज़ोर टीम है। अब मुझे ये बताइए कि इंडिया के लिए अगर ऑप्शन हो, तो कौन-सी टीम के अगेंस्ट अच्छा स्कोर खड़ा कर सकता है? तो आप बोलेंगे सर ऑफ कोर्स बरमूडा। ऐसा ही है ना, बिकॉज़ ये कमज़ोर टीम है। ऐसे ही जो पहला अटेम्प्ट होने वाला है, वहाँ बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है और ख़ासकर मैं बात करूँ आर्किटेक्चर की। ये सब चीज़ें जेईई पेपर 1 में या फिर नीट के अंदर तो नहीं होती है, लेकिन आर्किटेक्चर में बहुत कुछ देखने को मिलता है। आर्किटेक्चर मुझे पता ही नहीं होता है। आर्किटेक्चर के अंदर सो टू से लेकिन बच्चे तैयारी भी नहीं करते हैं, कॉम्पिटिशन तैयारी भी नहीं करते हैं कि सर यूट्यूब से पढ़ लेंगे या कहीं से वो बुक से ले आएँगे। लेकिन सोच के देखो, क्या बच्चा जेईई पेपर 1 के लिए या फिर नीट के लिए सोच सकता है? वो 11th इवन अब तो फाउंडेशन बैच भी आने लगे हैं, 9th 10th और कोई कोचिंग भी है, वहाँ तो छठी क्लास से पढ़ाने की तैयारी कर रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट, 6 साल पहले की तैयारी चल रही है और आप ये सोचते हो कि 1-2 महीने में कोई तैयारी हो जाएगी। 11th-12th तैयारी तो सभी करते हैं बच्चे, जो तैयारी कर रहे हैं ना जेईई पेपर 1 की या फिर नीट की या कोई भी और एग्ज़ाम की। तो अपने आर्टिक्चर में से बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि सर मैं तो फॉर्म ही नहीं भर पाई, मुझे पता ही नहीं था इस फॉर्म के बारे में, मुझे तो किसी ने प्रोसेस भी नहीं करा। तो पहला अटेम्प्ट क्या होता है, बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो इतने अच्छे होते ही नहीं, पता ही नहीं होता है, फिर बच्चे बोर्ड्स में बिज़ी रहते हैं। बच्चे
उनका एटीट्यूड क्या होता है, भाई पहला अटेम्प्ट तो एक्सपीरियंस के लिए होता है, जाके देख के नहीं आया हूँ मैं, तो बोर्ड से यार देख कर लेता हूँ, पहले बोर्ड दे दूंगा, फिर आराम से कोर्स लगा लूंगा 1 डेढ़ महीने का, फिर मैं जेई पेपर 2 का एग्जाम दूंगा। ये एटीट्यूड खराब है, ये कहीं भी आपको लेकर नहीं जाता है। टीम जो जैसे मैंने बात की, जो पहला अटेम्प्ट होता है उसके अंदर आपको स्कोर करना अच्छा मौका रहता है, यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दी अटेम्प्ट 1। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे किसने बता दिया, ये मेरे फैक्ट्स हैं, मुझे इस लाइन के अंदर 5-6 से लेकर 6 साल का एक्सपीरियंस है। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होने के बाद मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर बच्चों को जो पहले अटेम्प्ट में जो बच्चे सीरियस थे, उनकी बिकॉज़ पहला अटेम्प्ट कोचिंग वही लगाते हैं या बच्चे वो तैयारी कर रहे होते हैं जो सीरियस होते हैं। तो वहाँ पर टीम उनकी अच्छी होती है, बाकी अच्छे प्लेयर आते नहीं एक तरीके से, तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो प्लीज़ डोंट कीप दिस काइंड ऑफ द एटीट्यूड कि इट इज़ ओनली फॉर द एक्सपीरियंस। लेस कॉम्पिटिशन होता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है? तो यू शुड नॉट इग्नोर दिस टेस्ट। और यहाँ पर अभी क्या है कि लास्ट के 20-25 दिन बचे हुए हैं। इसकी वजह से वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, और वीडियो मिल जाएगी आपको यूट्यूब चैनल पर, कि सर्च कीजिए कि लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर द जेईई पेपर 2, तो आपको मिल जाएगी। दोबारा मैं शायद उसको देख लूँ, रिकॉर्ड कर लूँगा, अगर आपको थोड़ा बहुत अपडेट चाहिए। पॉइंट ये है कि अभी आपको तैयारी करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कोर्स लगा लीजिए, कोर्स लगाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर उसकी आपकी वो कैसा वो करोगे। लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ मॉक टेस्ट पे फोकस कीजिए। मॉक टेस्ट आपको एक्सपीरियंस दे देंगे कि वहाँ पर कैसा करना है। जैसे अगर कोई क्रिकेट मैचेस होते हैं ना, वर्ल्ड कप वगैरह, अच्छे जो टीम्स होती हैं, अच्छे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या कोई अच्छा कोई ट्रॉफी है, तो उससे पहले वार्म अप मैचेस होते हैं। वार्म अप मैचेस के ये उसके काउंट नहीं होते हैं, पर होते ज़रूर हैं, जिससे कि टीम अपने आप को उस पिच के हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल पाए। तो प्लीज़ अगर आप कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं जैसे मैंने कोर्स भी नहीं लिया है या फिर मैंने तैयारी भी नहीं करी है, सिर्फ़ एक काम के लिए, तो आप प्लीज़ मॉक टेस्ट फ़ोकस करो। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे, वहाँ पर जाके गलती करने से बेटर है कि आप यहाँ पर गलती कर लोगे। कहते हैं ना कि द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, तो वही चीज़ है। तो आपको यहाँ पर फ़ोकस करने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र होने वाला है। यकीन मानो अगर आपने 4-5 मॉक टेस्ट भी लगा लिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा रियल एग्ज़ाम में। अब ये चीज़ समझ में आ गई कि हमें कोई भी इग्नोर नहीं करना है, दोनों ही एग्ज़ाम की सेम तैयारी करनी है। हाँ, प्रायोरिटी अलग हो सकती है, आपको लग सकता है कि सर मैं आई विल गिव 60 टू 60 70% फॉर माय बोर्ड्स एग्ज़ामिनेशन, बट आई विल गिव 30% एग्ज़ामिनेशन टाइम फॉर माय कॉम्पिटिटिव। चलेगा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलो 10% करना, वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट क्या है कि डिवाइड योर टाइम, आपका जो टाइम है डिवाइड होना चाहिए। आपके जो बोर्ड्स एग्ज़ाम है, जेईई के सब्जेक्ट्स हैं, इनको डिवाइड कर लीजिए कि मैं इतना टाइम यहाँ पर देने वाला हूँ, लेकिन कुछ टाइम पीरियड में अपना कॉम्पिटिशन के लिए देने वाला हूँ। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ इन आर्किटेक्चर अगर आप मुझे कमिट करते हैं कि सर आई कैन गिव यू जस्ट 2 आवर डेली, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट कि आपने मैथमेटिक्स थोड़ा-सा आता हो। मतलब अगर आपके मैथमेटिक्स में से 100 में से आप 30 टू 40 मार्क्स स्कोर करने की गारंटी लेते हैं, और आप ये बोलते हैं कि सर 2 घंटे मैं डेली का दे सकता हूँ, तो अगले 25 दिन के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये ईज़िली पॉसिबल है, अगर आप इतना मैनेज कर सकते हैं तो। सो डरने की ज़रूरत नहीं है कि सर अभी तो बहुत कम टाइम रह गया है। अरे यार, सब लोग भी आप जैसे ही हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्किटेक्चर की, तो ज़्यादातर बच्चे ही आप ही कैटेगरी में फ़ॉल होते हैं। तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं आता है, तैयारी करोगे हो जाएगा, ठीक है? बाकी ये सब चीज़ें लॉन्ग शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म फ़ोकस होना चाहिए कि बोर्ड्स तैयारी करनी है, क्या करना है, कि अभी तो मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, तो उनकी फ़ोकस करो, फिर बोर्ड्स आते हैं, उन फ़ोकस करो, और बाकी अल्टीमेटली अगर आपके खत्म हो जाते हैं, तो फिर उसे फ़ोकस करो, बट डोंट इग्नोर एनी थिंग। आप डेली टाइम टेबल बना सकते हो, जिसके अंदर मॉर्निंग में आप रखो कि रिवाइज़ बोर्ड से सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। आफ्टरनून के अंदर थोड़ा-सा टाइम लगा लिया कि 2 घंटे, 3 घंटे जो भी टाइम देना है, आई विल गिव फॉर माय जेईस एग्ज़ाम या नीट के एग्ज़ाम या फिर आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट जो भी हैं, उनके हैं। और इवनिंग के अंदर आप मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीज़न कीजिए, रिलैक्सेशन की बात है। जितना आप करेंगे उतना सही है। यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका एनसीईआरटी तो होनी चाहिए। आज के टाइम के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है कि जैसे एग्ज़ाम पास में आता है, बच्चे क्या होते हैं, रिसोर्स से भागते लग जाते हैं कि सर ये बुक मिल जाए, या फिर किसी ने कोचिंग के नोट्स दे दिए हैं आपको, उससे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अरे कोचिंग वाले खुद तो है नोट्स बना रहे हैं, वो भी डिफरेंट बुक्स को देख के कंपाइलेशन कर रहे हैं। और कोई कॉम्पिटिशन वाला तो ऐसा है नहीं ना कि उसके पास भी एक्स्ट्रा कोचिंग नोट्स हैं। सभी के पास लगभग सेम से होते हैं। ठीक है? तो अपने आप पर फ़ोकस करो, जो भी आपने आज तक पढ़ा हुआ है, बिकॉज़ एनसीईआरटी से आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाले हैं। एनसीईआरटी शुड बी योर गाइडिंग लाइन। इससे ऊपर अलग चीज़ है, लेकिन एनसीईआरटी से लगा आप नहीं हट सकते हैं। तो रिसोर्सेज़ इज़ नॉट द की, रिवीज़न इज़ द की। ऐसे टाइम पीरियड में जितना आप रिवाइज़ करेंगे, प्रायोरिटाइज़ रिवीज़न ओवर लर्निंग न्यू टॉपिक्स ड्यूरिंग प्री बोर्ड्स। जो चीज़ नहीं हुई है इस बार में देखना, लेकिन अभी के काम क्या करो, रिवाइज़ करना स्टार्ट करो। रिवाइज़ नहीं करोगे, चीज़ें याद नहीं होंगी।
मॉक टेस्ट तो मैंने बताया ही है कि जितना आपका एक चीज़ और रहती है कि अगर आप प्री बोर्ड तैयारी लाइक बच्चे सोचते हैं कि सर प्री बोर्ड तो सिर्फ ऐसे ही है और तो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है, ठीक है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन उसको इग्नोर मत करो उसके लिए भी, क्योंकि जो गलती आप बोर्ड्स में करने वाले हो आप गलती यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर गलती करो प्री बोर्ड्स में सुधारने का मौका मिलेगा, होता है ना, तो वही चीज़ है, ये भी एक तरह से मौके ही होते हैं, ये जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है कि अपने आप को काम रखिए। एक चीज़ और है, कुछ मेरी तरफ सजेशंस हैं जो मैंने लोगों को गाइड भी किए हैं, मैं खुद फॉलो करता था। यकीन मानो जिस फेज से आप गुजर रहे हो उस फेज से मैं भी गुजरा हूँ। तो मुझसे जो गलती हुई थी, बाकी आप शायद 1-2 बच्चों को देखते होंगे क्लास के जो 10-12 बच्चे हैं उनसे बात करते होंगे या अपनी 50 साल बच्चों से बात करते होंगे। मैं पिछले 5 साल से हूँ और हर साल कम से कम 1000-2000 बच्चों को देखता हूँ मैं। तो मुझे काफ़ी बच्चों की जानकारी है, उन बच्चों के एक्सपीरियंस के बारे में मुझे पता है। बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं, एक तो अपनी स्लीप पूरी नहीं लेते हैं, टेंशन लेते हैं और न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते हैं। न्यूट्रिशन मतलब खाना-पीना उल्टा-सीधा खाना खाते हैं, तो माइंड कैसे काम करेगा? आपको कम से कम 6 से लेकर 8 घंटे की नींद होना ज़रूरी है। अब किसी टॉपर की बात मत मानो कि उसने बोला मैं 4 घंटे सोता, 5 घंटे सोता था, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको 6 से लेकर 7 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए। ये आपका बायोलॉजिकल डिमांड है, आपकी नीड है हमारी बॉडी की। उसको इग्नोर करोगे तो कहीं न कहीं आउटपुट में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो 6 टू 7 टू 8 आवर्स आपको डेली का होना चाहिए और ऐसा खाना खाइए जो नेचुरल हो, प्रोसेस्ड ना हो और जो लाइक आपको जो ताज़ा खाना होता है उसको खाइए। माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन, अगर आप मुझसे एक चीज़ सीखेंगे मेडिटेशन करना अगर आपने सीख लिया, मतलब एक ऐसा है कि मेडिटेशन आप शायद 2 मिनट का कीजिए आज। 2 मिनट का मेडिटेशन इट्स लाइक अ मैजिक। ये मिरेकल कर सकता है आपकी लाइफ में। हम लोग सोचते हैं अरे यार क्या है 10 मिनट में क्या हो रहा है, 5 मिनट क्या हो रहा है? आप करके देखो तो सही एक बार। 24 घंटे में से 5 मिनट तो बड़ी चीज़ नहीं है ना। 5 मिनट आपने इस वीडियो को देखने में लगा दिए, यहाँ तक पहुँच गए, 5 मिनट तो आई थिंक हो गए होंगे, 7, 8, 10 मिनट भी हो सकते हैं। अगर 5 मिनट अगर अपने आप को थोड़ा शांति से बैठ जाओ, यूट्यूब पे जाकर देख लीजिए कि हाउ टू स्टार्ट मेडिटेशन, तो आपको मिल जाएगा। मेडिटेशन कीजिए, आपका माइंड स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। घूमने-फिरने चले जाइए, वॉक करने चले जाइए। सोशल मीडिया को थोड़ा अवॉइड करो ऐसे टाइम पीरियड में। फ़ोकस नहीं होता है क्योंकि आज के टाइम के अंदर तो आपकी जो ऐप है, अब पीछे से इतने मैसेज आ रहे हैं। आपकी जो ऐप बनाई जाती है इंस्टाग्राम, वो अटेंशन तो कम ही कर रही है ना। 2 सेकंड, 3 सेकंड अटेंशन है। रील देखिए कितनी देर की आती है? 4-5 सेकंड में। 2 सेकंड में अच्छा नहीं लगा तो हटा दोगे आप वो। तो आपको जो सोशल मीडिया है, यही काम कर रही है। यूट्यूब पर लोग कम देख रहे हैं आज के टाइम में। यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं? शॉर्ट्स देखते हैं। देख रहे हो ये सब चीज़ें? आपका एकदम 2 घंटे, 3 घंटे का होने वाला है वहाँ पर जाके और आपका अटेंशन कितना है? 2 मिनट, 3 मिनट। आप रुक ही नहीं पाते हो किसी 1 मिनट में देखा आपने कोई रील पे रुक जाते हो कि अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है, आप 1 मिनट देखते हो उस वीडियो को भी? नहीं देखते। 2-3 सेकंड के अंदर ही स्विप कर देते हो। आपका अटेंशन बहुत कम हो चुका है ऑलरेडी, तो उसको थोड़ा-सा लिमिट करो। पॉज़िटिव रहिए, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। पहला अटेम्प्ट चलो मान भी लेते हैं, खराब हो भी गया, कोई बात नहीं यार। बोर्ड से एक एग्ज़ाम कर लो, फिर कौन दे लेना। जेईई का एग्ज़ाम पेपर 2 खराब हो जाए तो नाटक दे देना। आपके स्टडी एग्ज़ाम भी तो होते हैं। देखो तैयारी करना ज़रूरी है, लेकिन पॉज़िटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पॉज़िटिव नहीं रहोगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। कभी हम बैठ के बात करेंगे, मैं भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आई विल गिव माय पर्सनल एग्जांपल्स जहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी है कि ये कैसा काम करता है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर अपने माइंड को रिलैक्स करते हो, कैसा आपका रिजल्ट अच्छा कर देता है और खासकर आरएचए में तो बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे रात को सोकर नहीं जाएँगे और सुबह एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाले हैं, उनके 20 से 30 नंबर कम ऑटोमेटिकली आएँगे क्योंकि कि एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम है, प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़रूरी है और वहाँ पर आप थके हुए बैठे हो, पूरा रात भर तो ये चलता रहा, कैसा काम करेगा? तो प्लीज़ मेक श्योर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये रेस नहीं है 18 घंटे की पढ़ने की। कि 16 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है। सर ये कोई रेस नहीं है। आपको अगर लगता है 6 घंटे अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हो, 6 घंटे पढ़ो, बट क्वालिटी होनी चाहिए। फोकस शुड बी ऑन द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी और बिलीव इन योरसेल्फ। आप सब कुछ आपके पास सब कुछ है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी से कमज़ोर हो। तैयारी नहीं करी तो नंबर कम आते हैं। तैयारी करोगे तो नंबर अच्छे आ जाएँगे। यही रीज़न है आपका फ्रेंड अच्छा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसने आपसे तैयारी कर ली है। तो ठीक है भाई आप भी तैयारी कर लो। यही तो है। सब लोग बराबर उस पर रहते हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस, कंसिस्टेंट एफर्ट विल पे यू ऑफ। करेंगे ये, रिज़ल्ट देता है और बाकी तो आपको जानते ही हैं कि वन एग्ज़ाम डज़ नॉट डिफाइन यू, ठीक है? लेकिन हम तभी तैयारी करते हैं। अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो आपकी लाइफ़ थोड़ी बेटर हो जाती है, कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, आपको भी अच्छा लगता है कि अच्छा कॉलेज मिल गया मुझे। वहाँ पर जो माहौल मिलता है, वो अलग माहौल मिलता है। लोग आते हैं, अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं, बट अपने फ़ील्ड में अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल आपका जो कॉलेज का स्टैंडर्ड है ऑटोमैटिकली इम्प्रूव होता है। तो ये है कि ध्यान रखो होलिस्टिक सक्सेस इज़ अचीव्ड विद स्मार्ट प्लानिंग एंड पर्सिस्टेंस। लगातार लगे रहना पड़ेगा। नहीं लगे रहोगे तो नहीं होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी 10 मिनट वीडियो बना दी कि भाई आप ये काम कर लीजिए और आपकी रैंक 1 आ जाएगी, रैंक 100 में जाओगे।
ऐसा नहीं होता यार, आप सोच के देखो, अगर कोई 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे का, या मैं 1 घंटे वीडियो बना देता हूँ, समझा देता हूँ। 1 घंटे की पढ़ाई कैसे हो 1 पूरे साल की पढ़ाई 1 घंटे में कैसे हो सकती है? ये सिर्फ़ आपको साइकोलॉजिकल रिलीफ़ तो मिलेगा कि हाँ, मैंने देख लिया है, ये सब मुझे हो गया है, लेकिन नहीं होता है। तो आपको पर्सिस्टेंस रहना पड़ेगा, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये 2-4 दिन की मेहनत का काम नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है। आप नहीं करोगे, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे होंगे और आपसे आगे निकल जाएँगे। कभी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं सीट ऑफ़र नहीं करते हैं, वो कभी मार्किंग फाइव ना करते हैं। वो फ़ोन करते हैं क्या आपको कि भई आप आ जाइए और हमारी सीट है, ले लीजिए। नहीं, उन्हें पता है कि तुम नहीं आओगे तो कोई और आएगा, नहीं तो कोई और आ जाएगा। प्राइवेट कॉलेज वाले फ़ोन करेंगे आपको, और वो भी कॉलेज वाले फ़ोन करेंगे, उन्हें पता है सीट खाली रह जाती हैं, है ना? तो समझो। चलिए, आई होप कि कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ क्लियर हुआ होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। और अभी हम लोग तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं जेईई 2 की, तो मैंने आपके लिए प्लान करा हुआ है कि मैं कुछ आपको कम से कम 100, 150, 200 क्वेश्चन हम लोग जीके डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ करने वाले हैं, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्किटेक्चर की, मतलब अगर किसी और एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो इतना फ़ायदा नहीं देगा, तो आप चाहें तो ना भी सब्सक्राइब करें चलेगा, किसी और बैकग्राउंड से हैं चलेगा, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्किटेक्चर की, तो अगले 2, 3, 4 महीने के लिए कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम सिलेक्शन हो जाएगा तो हटा देना बाद में, इसमें कोई चार्जेस तो लगता नहीं है। ठीक है? सो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।